आप स्वस्थ होंगे। आज हम करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज, यानी व्यापार में ज़रूरत पड़ने वाली सेवाएं। एक व्यापारी क्या कार्य करता है, आप ये चैप्टर 1 में समझ चुके हैं, और व्यापार क्या होता है यह भी आप चैप्टर 1 में समझ चुके हैं। आज यहाँ पर हम समझेंगे कि सर्विसेज क्या होती हैं। सर्विसेज गुड्स की तरह ही होती हैं, परंतु गुड्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप टच करके देख सकते हैं, वो टेंजिबल होते हैं, जबकि सर्विसेज इनटेंजिबल होती हैं, मतलब आप उन्हें स्पर्श करके छूकर नहीं देख सकते। सर्विसेज और गुड्स में यह डिफरेंस होता है कि गुड्स में ट्रांसफ़र हो जाती है ओनरशिप, मतलब अगर आपने कोई पेन या पेंसिल खरीद लिया तो वो पेन या पेंसिल आपकी हो जाती है सेलर को पैसा देने के बाद। परंतु सर्विसेज में आपको सिर्फ सेवाएं प्रदान की जाती हैं। जब ये सेवाएं प्राप्त करने के बाद आप सेटिस्फाइड होते हैं, संतुष्ट होते हैं, तो आप ये मानते हैं कि सर्विसेज दे दी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो पेन हम यूज़ करते हैं वो एक तरीके का गुड्स है, बट जो इस वक्त मैं आपको समझा रही हूँ यह एक प्रकार की सेवा है जो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। जब आप इस लेक्चर को समझ जाएंगे तो ये एक तरीके से ये होगा कि आपने सेवाओं का ट्रांसफ़र कर दिया है। व्यवसाय और सेवा क्षेत्र। जब मैं व्यवसाय शब्द बोलती हूँ या बिजनेस वर्ड बोलती हूँ तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि बिजनेस वर्ड का मतलब क्या होता है या बिजनेस क्या होता है। यहाँ पर ये समझिए कि सेवाएं क्या होती हैं। सेवाएं हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं और आए दिन हम कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिनमें हम सेवाएं लेते हैं या देते हैं। इसी तरीके से सेवाएं बिजनेस में भी बहुत ज़रूरी होती हैं। सेवाओं को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, आप गुड्स वर्ड का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी वस्तुएं। वस्तुएं आप छू के देख सकते हैं, मगर इनके विपरीत जब आप सेवाओं की बात करते हैं तो सेवाएं दी या ली जाती हैं या खरीदी या बेची भी जाती हैं, मगर आप उनको छू के नहीं देख सकते। यही फ़र्क होता है गुड्स और सर्विसेज में। जिस तरीके से बिजनेसमैन गुड्स को बेचता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, हम लोग उसे खरीदते हैं। जैसे मेरे हाथ में ये स्टिक है, ये एक गुड है, मैं इसको छू सकती हूँ, टच कर सकती हूँ, मगर अभी जो मैं आपको समझा रही हूँ वह एक प्रकार की सेवा है जो मैं आपको दे रही हूँ, मगर इसमें ओनरशिप नहीं होती। अगर मैंने ये खरीदा है तो इसकी ओनरशिप मेरे पास है, ठीक है, ये मेरा है। इसको परचेज करने के बाद ये पूरी तरीके से मेरा हो जाता है जब मैं इसके पैसे दे देती हूँ। परंतु जो सेवाएं मैं अभी आपको दे रही हूँ, जो चैप्टर मैं आपको समझा रही हूँ, इसके समझाने से सेवाएं आप तक पहुँच रही हैं। गुड्स आप तक नहीं पहुँच रहा, सेवाएं आप तक पहुँच रही हैं जिन्हें आप छू नहीं सकते, परंतु आप फील कर सकते हैं, आप उसे महसूस कर सकते हैं। और ये सेवाएं आप तक पहुंच चुकी हैं और आप इसका यूज़ कर चुके हैं। ये इस तरह समझेंगे आप, जब मेरा पढ़ाना आपको समझ में आएगा, जब आप समझ जाएंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि सेवाओं का यूज़ हो चुका है। यही डिफरेंस होता है, यही अंतर होता है गुड्स और सर्विसेज के बीच में। सर्विसेज आप छू नहीं सकते पर आप फील कर सकते हो, और जब आप उसको यूज़ करते हो तो आप उससे सेटिस्फाइड हो जाते हो। सर्विसेज बच्चों 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है पर्सनल सर्विस, जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर, टीचर्स आपको देते हैं। एक होती है सोशल सर्विस, जो समाज के लिए कार्य किए जाते हैं, जिसमें प्रॉफिट नहीं होता है, और आप जानते हैं बिजनेस में प्रॉफिट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो तीसरी प्रकार की सर्विस या सेवा जो होती है वो होती है बिजनेस सर्विसेज। तो आइए बच्चों समझते हैं कि व्यावसायिक सेवाएं यानी कि बिजनेस सर्विसेज क्या होते हैं। जब भी एक बिजनेसमैन गुड्स को बनाता है तो उस गुड्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए उसे कुछ सेवाओं की ज़रूरत पड़ती है। ये सेवाएं होती हैं बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। ये सारी सेवाएं एक तरीके से बिजनेस को सक्सेसफुल करने में हेल्प करती हैं। आप ये कह सकते हैं कि अगर ये सेवाएं ना हों तो जो बिजनेस का बेसिक मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। अगर आप पुराने समय को देखेंगे तो वहाँ पर सिर्फ मार्केटिंग करते थे, वो सामानों को बेचते थे। जब वो सामान बेचते थे तो उनके लिए लोकल मार्केट ही बहुत होता था, परंतु आज के समय में लोकल मार्केट की जगह ग्लोबल मार्केट ने ले लिया है।
यानी कि लोगों तक अपने गुड्स को पहुंचाना है। इस कोरोना काल में भी आपने देखा होगा बच्चों, चीज़ें आपके घर के डोर स्टेप तक, आपके घर तक पहुंची हैं। तो इसका साफ मीनिंग ये है कि घर तक पहुंचने के लिए विभिन्न सेवाओं की ज़रूरत पड़ती है। इन सभी सेवाओं में से जो सर्वप्रथम सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट सेवा है वह है बैंकिंग की। बैंकिंग लैटिन वर्ड से बना हुआ है जिसका मतलब था बैंको। इस वर्ड का मतलब होता है बेंच। ये वो बेंच नहीं होती उस जैसी ही है जिस बेंच पर बैठकर आप पढ़ते हैं, परंतु इस बेंच पर वो लोग बैठते थे जो लोन देते थे, जो पैसे से डील करते थे। तो इसी वर्ड को बेंच लैटिन वर्ड में बैंको और इसी से बन गया बैंक। CO हटाकर उसको बना दिया गया K। तो अब आप समझ चुके होंगे बच्चों कि बैंक वर्ड का मतलब क्या होता है। बैंक वर्ड वही शब्द है जिसमें से ये समझ में आए आपको कि कोई भी एक इंसान बेंच पर बैठा है और पैसों का लेन देन कर रहा है। पुराने समय में बैंक का सिर्फ 1 या 2 काम थे। एक इम्पॉर्टेंट काम था पैसा लेके जमा करना, दूसरा काम था लोगों को लोन देना। अगर आप समझे तो आप और मैं भी एक तरीके से बैंकर्स ही हैं। और आपको पता है हमारा बैंक क्या है? हमारे घर में जो गुल्लक होते हैं, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने कभी गुल्लक ना रखी हो। गुल्लक एक तरीके का बैंक है और हम सब एक तरीके से बैंकर्स ही हैं। हम उसमें पैसा जमा करते रहते हैं और जब भी ज़रूरत होती है तो हमारे घर वाले या हम भी कभी कभी उसमें से ज़रूरत के हिसाब से पैसे निकाल लेते हैं। और अगर हमसे बड़े हमसे कभी भी पैसे मांगते हैं तो हम उनसे बोलते हैं कि आप ये बढ़ाकर हमें देना। अगर हमने अपने मम्मी या पापा को 10 रुपये दिए हैं तो हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि वो हमें उसे 15 या 20 बना के दें। बस यही काम है बैंक का भी। बैंक सबसे पहले तो आपकी बहुत अच्छी हैबिट बनाता है, वो हैबिट है जमा करने की। वो आपको सबसे पहले जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल समझाता है आपकी लाइफ का, वो है जमा करना। पहले बच्चों के खाते नहीं हुआ करते थे, अकाउंट्स नहीं हुआ करते थे। आजकल आप देखिए सरकार ने ज़रूरी कर दिया है सबका अकाउंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमारा अकाउंट होगा तो इससे हमारी हैबिट डेवलप होती है जमा करने की। इसलिए बैंक ज़रूरी है कि आप जमा करते जाइए और जब ज़रूरत हो तो उस जमा में से जितनी भी ज़रूरत है उतनी राशि निकाल लीजिए। तो आप सोचिए जब हम सब सामान्य जीवन में इतने ज़्यादा बैंक और बैंकर्स जैसी बातें करते हैं तो बिजनेसमैन के लिए ये कितना इम्पॉर्टेंट होगा। बिजनेसमैन कभी भी अपना कैश, उसके पास तो बहुत सारा कैश होता है, वो कैश एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है, उसके लिए ये बहुत ही रिस्की होता है क्योंकि इतना कैश एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में चोरी भी हो सकता है। यही सुविधा आपको देता है बैंक। बैंक पैसे को अपने पास जमा करके रखता है। अच्छा बच्चों, कभी आपने सोचा है बैंक क्या करता है इन पैसों का? बैंक इन पैसों को इन्वेस्ट करता है। जो हमारे सरकार के विभिन्न प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें बैंक ये पैसा लगा देता है। इस तरीके से बैंक की इनकम होती रहती है और जो लोन हम बैंक से लेते हैं उस पर ब्याज देते हैं और सेम इंटरेस्ट जब बैंक हमसे पैसे लेता है तो बैंक हमको इंटरेस्ट देता है। अब कोई भी काम फ्री में तो होता नहीं है, तो जब हम पैसे जमा करते हैं उन पैसों का यूज़ बैंक करता है इन्वेस्ट करके, और वो पैसा हमने बैंक को दिया है तो उसके रिटर्न में बैंक हमें इंटरेस्ट देता है। अब आप सोचिए अकाउंट कितना फ़ायदेमंद होता है, और यही आपकी हेल्प करता है बैंक। और इसी तरीके की सेवा बैंक देता है बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन अपने पैसे अकाउंट में जमा कर देता है। अब अकाउंट की बात करते हैं तो एक तो ये काम हो गया बैंक का जमा करना। तो जब जमा करते हैं तो अलग अलग प्रकार के जमा के अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। डिपॉजिट करने के अलग अलग अकाउंट होते हैं। एक तो होता है सेविंग्स अकाउंट जो हम सब यूज़ करते हैं, उसमें जितना मन हो उतना पैसा डाल दीजिए, जब ज़रूरत हो उसमें निकाल लीजिए। इसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है। आप सोचिए अगर आपने 100 रुपये जमा किए हैं तो समय के साथ बैंक आपको 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये के अमाउंट एक्स्ट्रा देता है आपके जमा राशि पर। दूसरा अकाउंट होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जनरली जो बिजनेसमैन होते हैं इनके लिए बहुत यूज़फुल होता है। करंट अकाउंट पर याद रखिए बच्चों, कभी भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता बैंक के थ्रू। बैंक करंट अकाउंट पर इंटरेस्ट नहीं देता। यह अकाउंट की सुविधा सिर्फ बिजनेसमैन को दी जाती है।
क्यों? क्योंकि आपको पता है बिजनेसमैन डेली पैसा निकालते या जमा करते हैं, कभी 30,000, कभी 40,000, कभी कभी लाखों में भी ये राशि होती है। तो ये सुविधा जो होती है करंट अकाउंट की, सेविंग्स अकाउंट की सुविधा सिर्फ हम लोगों को दी जाती है, बट बिजनेसमैन को जो सुविधा दी जाती है बैंक के थ्रू वह है करंट अकाउंट की सुविधा, जिसमें वो रोज पैसा निकाल और जमा कर सकते हैं। सेविंग्स अकाउंट में भी हम पैसा निकाल सकते हैं और रोज जमा भी कर सकते हैं, परंतु अमाउंट बहुत कम होता है, बिजनेसमैन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट और डिफरेंस ये होता है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस, कि सेविंग्स बैंक में इंटरेस्ट देता है बैंक हमको, बट करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता। तीसरा जो अकाउंट है वो होता है रिकरिंग डिपॉजिट, जिसे आरडी बोलते हैं। इसमें आप एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने जमा करवा सकते हैं। बैंक को सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं, आपको अकाउंट ओपन करना है, बैंक को इंस्ट्रक्शन देना है, हर महीने 100 रुपये काट लीजिएगा, मेरे अकाउंट में जमा कर दीजिएगा मेरे अकाउंट से। तो आपके अकाउंट में जितना भी पैसा होगा हर महीने बैंक 100 रुपये उसमें से माइनस करके आपके रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में जमा कर देगा, और जो एक समय के बाद इंटरेस्ट मिलेगा, आप वो अमाउंट कभी भी निकाल सकते हैं, जैसा कि बैंक आपको गाइड करे। इसके बाद नेक्स्ट जो अकाउंट है वो है फिक्स्ड डिपॉजिट। ये तो आप सब जानते ही हैं कि हमारे पेरेंट्स कुछ अमाउंट हमेशा बैंक में जमा करते हैं, जो कि बहुत लंबे पीरियड के लिए होता है, अपने बच्चों की मैरिज के लिए, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए। जब वो बूढ़े हो जाएं तो उस पे से इंटरेस्ट मिले, उस समय के ऐसे कठिन समयों के लिए वो ये पैसा जमा करते हैं, उसे हम कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। नाम ही आपको समझा देगा, फिक्स्ड का मतलब एक मुश्त अमाउंट आपने जमा कर दिया, वो कम ज़्यादा नहीं होता। 1 साल तक तो आपको उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता अगर आप उस एफडी को तुड़वा लेते हैं, बट जिस समय के लिए आपने वो एफडी बनवाई है तो आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है। और याद रखिए, इस पर इंटरेस्ट हमेशा सबसे ज़्यादा होता है। रिकरिंग डिपॉजिट पे और सेविंग्स डिपॉजिट पे जितना भी इंटरेस्ट मिलता है, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट बैंक आपको देता है फिक्स्ड डिपॉजिट पर। इसके बाद एक और अकाउंट होता है बच्चों, वो होता है मल्टी ऑप्शनल। मल्टी ऑप्शनल, तो ऑप्शनल से आप समझते हैं आपके पास विकल्प है, यानी एक ही अकाउंट में आपको 2 विकल्प दिए जाते हैं। एक तो आप रिकरिंग फिक्स्ड डिपॉजिट भी करवा सकते हैं उसका, यानी रिकरिंग डिपॉजिट वाली बेनिफिट भी मिलती है, और सेविंग्स वाली भी। सेविंग्स जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपये हैं तो आप बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि 5,000 रुपये से ज़्यादा की राशि हमेशा फिक्स्ड कर दी जाए। तो बैंक हमेशा 5,000 की राशि आपके लिए रखेगा आपके अकाउंट में, जिसे आप विड्रॉ भी कर सकते हैं और इससे ज़्यादा डिपॉजिट भी कर सकते हैं। मगर जैसे ही राशि 5,000 से आगे होगी, 5,000 से ऊपर जाएगी, उतना पूरा अमाउंट बैंक आपके अकाउंट में एज अ फिक्स्ड डिपॉजिट मेंटेन कर देगा। तो इसको कहते हैं मल्टी ऑप्शनल डिपॉजिट अकाउंट। ओके, अब इसी तरीके से, ये तो हो गए डिपॉजिट के बारे में। इसी तरीके से एक और सुविधा बैंक देता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्रेडिट। आपको कर्ज देता है बैंक, जाहिर सी बात है आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है, मगर जो क्रेडिट देता है बैंक, उसमें ज़रूरत के समय पर, खास करके बिजनेसमैन को कई बार ऐसा होता है कि उसके अकाउंट में सिर्फ 50 या 60,000 रुपये हैं और उसको लाखों का पेमेंट करना है। तो बैंक देखता है कि उस बिजनेसमैन की रेप्यूटेशन कैसी है। अगर उसकी रेप्यूटेशन अच्छी है और सपोज उसे 1 लाख का पेमेंट करना है, तो अकाउंट में पैसा ना होने पर भी बैंक उसके चेक्स को क्लियर कर देगा, क्योंकि बाउंस अगर हो जाएगा चेक, मतलब अगर चेक रिजेक्ट हो जाएगा कि आपके अकाउंट में इतना पैसा ही नहीं है, तो चेक रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर रिजेक्ट हो जाएगा तो उसकी रेप्यूटेशन खराब हो जाएगी मार्केट में। तो उसकी रेप्यूटेशन को मेंटेन करने के लिए बैंक ये दे देता है अमाउंट आपके अकाउंट में, और इसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। ओवर मतलब ज़्यादा हो जाना। तो अगर ज़्यादा हो गई करेंसी, अगर अमाउंट ज़्यादा हो गया तो ओवरड्राफ्ट दे देता है बैंक। इस तरीके से कई क्रेडिट तो वो देता ही है, जैसे आपके अमेज़ॉन वगैरह है, अमेज़ॉन पे में कैश होता है, अमेज़ॉन पे का आपको वो कैश दिखता नहीं है, लेकिन वो क्रेडिट होता है, और वो हमेशा डिजिटल कैश होता है, उसका कोई स्वरूप मतलब फॉर्म नहीं होता है, बस वो एक तरीके का कैश होता है, उसे डिजिटल कैश बोलते हैं। तो अमेज़ॉन पर होता है, और भी बहुत सारी चीज़ों पर ये कैश आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये क्रेडिट कैश कौन प्रोवाइड करता है? बैंक आपको प्रोवाइड करता है। जब भी आप चाहे इसे एन कैश करवा सकते हैं। इसके अलावा जो लोन होते हैं, नॉर्मल लोन्स जो दिए जाते हैं, वो बैंक उसकी सुविधा भी देता है। और इसके साथ साथ बैंक आपकी एक और तरीके से हेल्प करता है, ये कई बार आपका एजेंट भी बनता है।
कई बार एजेंट के रूप में आपका काम बैंक करता है, उसकी सर्विसेज के चार्जेस बैंक आपसे ले लेता है। इसके साथ ही आपने कई बार देखा होगा लॉकर रूम्स भी होते हैं बैंक में, मीन्स आपके जो ज्वेलरीज होती हैं, महंगी चीज़ें होती हैं, वो आप लॉकर रूम में रख सकते हैं। तो लॉकर भी प्रोवाइड करता है। हाँ, सर्विसेज जरूर बैंक आपसे इसके लिए चार्ज करता है। आजकल आपको एसएमएस की फैसिलिटी देता है बैंक। उसके अलावा आप जब भी चाहें, कोई भी डिफ़िकल्टी हो, आप ब्लॉक करने की, नेट बैंकिंग की, ऐसी बहुत सी फैसिलिटीज़ बैंक आपको देता है। जब बैंक के बारे में आप पढ़ते हैं तो इसके साथ एक और टर्म है जो आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ई बैंकिंग। ई बैंकिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक से मतलब है किसी भी कंप्यूटर या मोबाइल के थ्रू या इंटरनेट की सुविधा के थ्रू किए जाने वाली बैंकिंग। तो आइए बच्चों, पहले समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या ई बैंकिंग के थ्रू कौन कौन सी सुविधाएं बैंक हमें प्रोवाइड करता है। सबसे पहला है NEFT। ठीक है, तो N का मतलब होता है नेशनल, E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, F से होता है फंड और T से होता है ट्रांसफ़र। तो इलेक्ट्रॉनिकली हम फंड को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें बैंक तक जाने की आजकल ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये फंड ट्रांसफ़र हम एक ऐप डाउनलोड करके भी ईजिली अपने मोबाइल या कंप्यूटर से कर सकते हैं। ओके, उसके बाद होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, RTGS। अब इसमें एक डिफरेंस है, ये दोनों ही एक ही प्रकार के हैं, बट इनमें डिफरेंस क्या है कि जब हमें 2 लाख से कम रुपए, 2 लाख से कम रुपए ट्रांसफ़र करने होते हैं तो हम यूज़ करते हैं NEFT का। अगर हमें किसी भी बिजनेसमैन को 2 लाख से ज़्यादा रुपए ट्रांसफ़र करने हैं तब वो यूज़ करेगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट बहुत ही क्विक होता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट लगते हैं, और जब आप इसके बारे में डिमांड करते हो तो तुरंत ही ये पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट लगेंगे। NEFT में ये प्रॉब्लम है, इसमें भी हो जाता है बट 3-4 कभी कभी आपका नंबर आने तक टाइम लगता है, तो 1 दिन भी हो जाता है। तो NEFT समझ लो, नेशन वाइज कहीं भी आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो, RTGS में भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, बट यहाँ शब्दों में डिफरेंस देखो। यहाँ लिखा है नेट, यहाँ लिखा है ग्रॉस। ये N से आप समझो कि नेट है, ठीक है ये नेशनल, इसको कंफ्यूज मत होना। नेशनल है बट एक तरीके से ये नेट कहलाता है, क्योंकि ये आपका नंबर आने के बाद ही ट्रांसफ़र करता है बैंक। मगर यहाँ पर ग्रॉस है, आप जैसे ही फॉर्म भरोगे तुरंत इस पे काम करना शुरू कर देगा बैंक, और ये पैसा आपके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसलिए ये वर्ड ग्रॉस यहाँ पर ये बताता है। और रियल टाइम का मतलब है बिल्कुल अभी के अभी, तुरंत। ठीक है, तो रियल टाइम से क्या मतलब हुआ, अभी के अभी तुरंत, इसे कहते हैं रियल टाइम। ओके, 30 मिनट का टाइम लगेगा मैक्सिमम। ग्रॉस का मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपने फॉर्म भरा तुरंत आपकी बारी आई और तुरंत पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया, इसके लिए वेट नहीं करना पड़ता। और सेटलमेंट से तो आप समझते ही हो। तो ये हो गए 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आज के टाइम में आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है आपका डेबिट और क्रेडिट कार्ड, जो कि ATM कार्ड आपका आजकल बन गया है, ATM कम डेबिट कार्ड। ओके, तो डेबिट कार्ड का मतलब होता है आपके अकाउंट में जितना पैसा है उतना ही विड्रॉ कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, बैंक वो पैसा दे रहा है, और जब आपके अकाउंट में वो पैसा आएगा तो बैंक उससे माइनस कर लेगा। ओके, ATM का मतलब आप जानते ही हो, बस ये याद रखो कि ATM कार्ड जो है आपका, वही आजकल ATM का डेबिट कार्ड बन गया है। कार्ड्स आप यूज़ करते हैं, इसकी पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिकली कोई काम कर रहे हैं, ई बैंकिंग में जा रहे हैं, तो आपको समझ होनी चाहिए कि इसके सेफ्टी मेजर्स क्या हैं। गवर्नमेंट हमको एडुकेट करता है, ज़रूरत है हमें खुद एडुकेटेड होने की। ओके, इसके साथ साथ अब हम सेकेंड पार्ट पे जाते हैं, जो अदर सर्विसेज हैं हमारी बिजनेस की, वो है इंश्योरेंस और कम्युनिकेशन। तो चलिए बच्चों, आगे समझते हैं व्यवसाय की बाकी सेवाएं। इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और वेयरहाउस। जब इंश्योरेंस की बात करें तो मनुष्य को हमेशा अपने जीवन के बारे में और अपनी संपत्ति को लेकर भय बना रहता है। पहले चैप्टर में आप पढ़ भी चुके हैं कि जहाँ रिस्क होता है वहाँ प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होता है, तो रिस्क लेने के लिए मनुष्य हमेशा तैयार रहता है। अगर आज से 30-40 साल पहले की बात करें तो जैसे ही बीमा शब्द के बारे में लोग सुनते थे तो उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता था,
क्योंकि हम जब बीमा के बारे में बोलते हैं तो साथ में आपको तैयार कराते हैं कि आने वाले समय में कोई भी विपदा या आफत आ सकती है, और विपदा, आफत, मृत्यु के बारे में सुनकर कभी भी मनुष्य सहज नहीं रहता, नॉर्मल नहीं रहता। तो सिमिलरली जब इंश्योरेंस के बारे में बोला या बताया जाता था तब भी मनुष्य सहज नहीं फील करता था, उसे नॉर्मल नहीं लगता था कि आने वाले समय में मैं मर जाऊंगा, आने वाले समय में कोई हादसा हो सकता है, आने वाले समय में मेरी फैक्ट्री में आग लग सकती है, ट्रांसपोर्ट करते हुए पानी का जहाज, जिस जहाज में बिजनेसमैन का माल जा रहा है, वो डूब सकता है। बट आज सिचुएशन बहुत चेंज हो गई है। मनुष्य इस बीमा को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट और एक्टिव है। इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस आने वाले आफतों से, मुसीबतों से बिजनेसमैन की रक्षा करता है। आने वाले समय में क्या होना है यह किसी को नहीं पता, ना अपने जीवन के साथ, ना उसे ये पता है कि उसकी संपत्ति के साथ क्या हो जाएगा। बट हाँ, हम अपने आप को तैयार रख सकते हैं। जैसे हम इस समय अपने आप को तैयार रखते हैं, मास्क पहनते हैं, सैनिटाइज करते हैं, तो हमने अपनी तैयारी कर ली है। सेम ऐसे ही जब बिजनेसमैन इंश्योरेंस करवाता है तो वह अपने आप को तैयार रखता है मुसीबतों का सामना करने के लिए। लाइफ इंश्योरेंस हम सब जानते हैं, आजकल आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इंश्योरेंस ज़रूर ले रखा होगा, और अगर नहीं लिया है तो आप अपने पेरेंट्स से बोलिए कि इंश्योरेंस लें, क्योंकि आज के समय में ये बहुत ज़रूरी है। फिर होता है मरीन इंश्योरेंस। जब पानी पे जहाज से माल एक जगह से दूसरी जगह गुड्स ट्रांसफ़र होते हैं तो उसमें रिस्क होता है, कभी भी स्टॉर्म की वजह से, तूफान की वजह से जहाज डूब सकता है या कोई भी मुसीबत जहाज पर आ सकती है। इस तरीके से जब बिजनेसमैन मरीन इंश्योरेंस करवाता है तो वह अपने आप को पूरी तरीके से तैयार रखता है उस मुसीबत का सामना करने के लिए। फिर होता है फायर इंश्योरेंस। फायर वर्ड से आप समझ ही गए होंगे कि जो फैक्ट्रीज होती हैं उसमें कभी भी आग लग जाती है किन्हीं भी कारणों से, कभी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, कभी लोगों की लापरवाही की वजह से, कभी सही तरीके का केबल न यूज़ करने की वजह से, लापरवाही बरतने की वजह से कई बार फायर लग जाती है। इससे प्रोटेक्ट करने के लिए होता है फायर इंश्योरेंस, ताकि ऐसी किसी मुसीबत में इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो आपकी सहायता करती है और इस लॉस से ओवरकम करने में आपकी हेल्प करती है। ठीक है, क्योंकि जब लॉस होता है तो हम बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। उस निराशा में आशा कौन बनता है? हमारी इंश्योरेंस कंपनी। ये आपको फैसिलिटी देती हैं कि जो लॉस हो चुका है उसके में आप नई शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी आपकी सहायता करेगा। और आखिरी में होता है हेल्थ इंश्योरेंस। आपने बहुत सारे ऐसे एड्स देखे होंगे आजकल कि एक इंडिविजुअल खड़ा होता है उस एड में और एक बड़ा सा हेल्थ का बिल लेकर आपके सामने दिखाता है कि हेल्थ का बिल कितना ज़्यादा हॉस्पिटलाइज होने का खर्चा होता है। इस खर्चे से, इस टेंशन से, इस हॉस्पिटल के लंबे चौड़े बिल से आपको कौन बचा सकता है? हेल्थ इंश्योरेंस। आप हेल्थ इंश्योरेंस कराएंगे तो बिल की टेंशन आप नहीं लेंगे, इंश्योरेंस कंपनी लेगी। अब नेक्स्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ये तो बहुत इजी है, आपने 5th क्लास में, 6th क्लास में हमेशा ट्रांसपोर्टेशन समझा भी है और उसके बहुत से मॉडल बनाए भी हैं। वाटरवेज, रोडवेज, एयरवेज और रेलवेज, ये 4 तरीकों से बिजनेसमैन अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ओके, अब आप सोचिए अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो अगर एप्पल्स आपको खाने हैं तो क्या वो भोपाल में या किसी भी और जगह आपको मिल जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि एप्पल्स तो भोपाल में होते ही नहीं हैं, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन की मदद से, याद रखिए, ट्रांसपोर्टेशन ही वो है जिससे कि आप सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं। ओके, उसके बाद पढ़ते हैं कम्युनिकेशन। अब आपसे बोल दिया जाए कि आप क्लासरूम में चुप बैठिए तो वो तो आप कर ही नहीं पाएंगे। ओके, एक पीरियड 5 मिनट 10 मिनट भी आप क्लासरूम में चुप नहीं बैठ पाते। ठीक है, समझते रहेंगे तो टीचर से ही बात करेंगे, बट टीचर से आप लोग बात नहीं करते, है ना। टीचर से आप लोग पूछते भी नहीं हैं, चुप रहते, तो पूछा करिए। ओके, तो कम्युनिकेशन बिजनेसमैन करता है सबसे ज़्यादा। तो एड्स आप लोग ही देखते हैं, एड्स एक तरीके का कम्युनिकेशन है। न्यूज़पेपर में बड़े बड़े आर्टिकल, दिवाली, दशहरा आपने देखे हैं ना, वो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन क्या है, मास मीडिया, ये सब आप जानते हैं। आप बिजनेस में इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं ये आपको समझना है। मार्केटिंग इसमें आपका बहुत हेल्प करते हैं। याद रखिए, कम्युनिकेशन नहीं होगा तो बिजनेसमैन क्या बेचना, क्योंकि जो बिजनेसमैन चुप है और अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बोल रहा है उसको कोई नहीं सुनता।
ओके, आप भी बहुत से लोगों की भीड़ में चुप बैठे रहिए, कोई आपको नहीं सुनेगा। जब आप बोलेंगे, चाहे फिर वो शैतानी करके बोले या अच्छे काम करके बोले, मगर जब आप बोलेंगे तभी आपके बारे में सुना जाएगा। ओके, ये एक तरीके की सर्विस है जिससे बिजनेसमैन अपनी चीज़ों के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में सब लोगों तक पहुंचाता है। उसके बाद आता है वेयर हाउसिंग। अब वेयर हाउसिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। जैसे कि अभी विंटर सीजन है, तो अब हम फैक्ट्री वालों को कॉल करके तो बोलेंगे नहीं कि अब आप हमको दिलवा दीजिए स्वेटर, अब हमें ठंड लग रही है, और फैक्ट्री वाला रातों रात आपको स्वेटर बनाकर पहुंचा देगा। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। समर सीजन जब होता है तभी आपके विंटर वेयर्स की रिक्वायरमेंट पूरी कर ली जाती है। उस रिक्वायरमेंट को कहाँ रखेंगे? समर में रखने के लिए कोई जगह तो चाहिए, जिस जगह पर उसको रखा जाता है ताकि समय आने पर उसको बेचा जा सके या लोगों तक पहुंचाया जा सके, ऐसी जगह को कहते हैं वेयर हाउस। नीचे मैंने लिखा है भंडारण या गोदाम। ओके, तो गोदाम शब्द से आप समझते हैं स्टॉक बना के रखा जाता है। तो वेयर हाउस का काम क्या है आज के बिजनेस टाइम में? बिजनेस को कैसे सपोर्ट करता है वेयर हाउस? वेयर हाउस में जब गुड्स प्रोड्यूस होते हैं तो वहां पर रखे जाते हैं, तब तक रखे जाते हैं जब तक कि उसे आने वाले समय पर ज़रूरत के हिसाब तक लोगों तक पहुंचाया ना जाए। जब उनका समय आ जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन की मदद से उन्हें लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो इस तरीके से ये सारी सर्विसेज, इसके साथ बैंकिंग, बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी सेवाएं हैं। अगर ये सेवाएं हैं तो बिजनेस हमेशा प्रोग्रेस करेगा। अगर ये सेवाएं नहीं हैं तो कोई भी बिजनेसमैन, जिसमें कि बिजनेस का मतलब ही होता है प्रॉफिट अर्न करना, तो आप इसको रिवाइज करिए, इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए और कोशिश करिए कि रटे ना, उसे समझें। तो बिजनेस की कौन कौन सी सेवाएं होती हैं? पहला हमने पढ़ा था बैंकिंग, उसके बाद हमने पढ़ा इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के बाद ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद कम्युनिकेशन और फिर आखिरी में होता है वेयर हाउसिंग। तो बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। एक आपके लिए होमवर्क है, वो होमवर्क ये है कि आप सभी को ये समझना है कि अलग अलग प्रकार के अकाउंट्स क्या होते हैं, और एक टेबल बनाइए अपनी अपने रजिस्टर्स में, उसमें लिखिए कौन से अकाउंट में कितना इंटरेस्ट लगता है या मिलता है। उसके बाद आप बैंक जाइए और सारे जितने भी फॉर्म्स हैं, एक एक फॉर्म बैंक वालों से मांगिए, अपने पास रखिए और उसकी एक फाइल तैयार करिए। चाहे तो प्रिंट आउट्स भी निकाल सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए।